नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर, जहां हम सीखते हैं सटीक तैयारी, सही व्याख्या और सफलता की दिशा। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं जीआईसी प्रवक्ता 2012 का पूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम हर प्रश्न को न केवल समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि इसे कैसे हल किया जाए ताकि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त किया जा सके। साहित्य से लेकर आलोचना तक, व्याकरण से लेकर निबंध तक, हर हिस्से को हम सरल भाषा में विश्लेषित करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने और उसे निखारने की इस यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ हर प्रश्न बनेगा आपकी सफलता की सीढ़ी। तो मित्रों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। किशोरीलाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या है? इसका सही उत्तर है छात्रः द्वौ पुस्तकौ क्रीतः। अगला प्रश्न है, पठ धातु परस्मैपदी लृट् लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका सही उत्तर है पठिष्यामि। अगला प्रश्न है, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक रूप में क्या होगा? इसका सही उत्तर है अनया। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या है? इसका सही उत्तर है हरिषु। अगला प्रश्न है, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं? इसका सही उत्तर है तृतीया विभक्ति के। अगला प्रश्न है, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। इसका सही उत्तर है आत्मभ्यः। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द का तृतीया बहुवचन रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है अस्माभिः। अगला प्रश्न है, विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सुप। विभक्ति सूचक प्रत्यय को सुप कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? इसका सही उत्तर है षष्ठी विभक्ति के। अगला प्रश्न है, सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है तृतीया विभक्ति। सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का अभिप्राय यह है कि सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है। इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, इत्यलम में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है यण संधि। इत्यलम में यण स्वर संधि है। इको यणचि सूत्रानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा री के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। इसका सही उत्तर है काव्यालंकार सूत्र। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, राजशेखर के नाटक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है बाल रामायण। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। इसका सही उत्तर है विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य थे। इनका पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर और पितामह का नाम नारायण दास था। महापात्र इनकी उपाधि थी। ये कलिंग के रहने वाले थे। इन्होंने अपने आप को संधि विग्रहिक
अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग कहाँ है? ये अलाउद्दीन के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, रसौ व सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ ने। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? इसका सही उत्तर है कर्पूर मंजरी। राजशेखर प्रणीत कर्पूर मंजरी 4 अंकों का षट्टक नामक रूपक है। षट्टक की भाषा प्राकृत होती है। शेष रचनाएं महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित भवभूति की हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसका सही उत्तर है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। इसका सही उत्तर है नैषधीय चरित। मित्रों, नैषधीय चरित श्री हर्ष की रचना है। शेष रचनाएं कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम है। इसका सही उत्तर है शूद्रक। अगला प्रश्न है, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? तो आप सबको इसका उत्तर पता होगा कि संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है कालिदास की। अगला प्रश्न, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? इसका सही उत्तर है रघुवंशम। कालिदास रचित रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि सहित कुल 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसी प्रकार इंदुमती, सीता, कुमुदवती आदि रानियों का भी वर्णन है। इस रचना के वैशिष्ट्य के कारण ही कवियों और आलोचकों को कहना पड़ा है कि क इह रघुकारे न रमते। व्यास द्वारा वेद, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र तथा चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भास। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भास का नहीं है? इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। भास का नाटक मुद्रा राक्षस नहीं है। यह विशाख दत्त की प्रथम रचना है। शेष रचनाएं भास की हैं। भास द्वारा रचित कुल 13 नाटक हैं, जिसमें प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटक, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, बाल चरित्र, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवास दत्तम, अविमारक और चारुदत्तम है। अगला प्रश्न है, चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है जयदेव। जयदेव प्रणीत चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दशरूपकम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है धनंजय। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? इसका सही उत्तर है अनुवादम में अनु का अर्थ पहले, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। यह विकल्प असंगत है, बाकी शेष सभी विकल्प संगत हैं। अगला प्रश्न है, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गर्म समाचार में। अनपेक्षित व कामुकादर्शी समाचारों को गर्म समाचार में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? इसका सही उत्तर है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी का कविता संग्रह है। इसे वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है आग की हंसी। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा है। आत्मकथा, सहचर है समय, यात्रावृत्त तथा संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी रचना आग की हंसी कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप,
कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओंठ पर, आंखें नम हैं आदि। अगला प्रश्न है, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका सही उत्तर है लखनऊ से। साहित्य भारती 1996 ईस्वी पत्रिका का प्रकाशन हिंदी संस्थान लखनऊ से होता है। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि त्रैमासिक पत्रिका है जिसके संपादक राजेश कुमार बैजल हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? इसका सही उत्तर है 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी एवं बाला बोधनी 1874 ईस्वी काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बाला बोधनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ निकाली गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है? इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने साहित्यिक पत्र मृत्यु पर्यंत 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी तक मासिक रूप से इसे निकालते रहे। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय तथा अमृत राय और तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 ईस्वी में गिरजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। यह त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया? इसका सही उत्तर है भीष्म शाहनी। अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था? इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़ से। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है, तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। यह तथ्य गलत है। बाकी शेष तीनों तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही उत्तर है नया प्रतीक अमृतलाल। नया प्रतीक पत्रिका का संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया। अन्य विकल्पों के युग्म सही हैं। अगला प्रश्न है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका सही उत्तर है कोलकाता से। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा 1995 से शुरू हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? इसका सही उत्तर है केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर है चश्मा। कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पायजामा, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, जलेबी, हलवा, बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, अंदाज, आजाद, शिकायत, सिफारिश, जिंदगी, जमीन, हजार, नापसंद, नौका, बस्ता, हुनर, मजा, सब्जी, रेशम, सर्दी, खरगोश, कारखाना, परगना, तहसील, जिला, शहर, देहात, कस्बा, साबुन, आईना, कुर्सी, तख्त, मेज, बुखार, नमाज इत्यादि फारसी शब्द हैं।
अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है दुर्लभ होना। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? इसका सही उत्तर है हाथी। नाग का अनेकार्थी शब्द सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है हिमवान का पर्याय है? इसका सही उत्तर है हिमाद्री। अगला प्रश्न है स्थिर शब्द का पर्याय है? इसका सही उत्तर है अडिग। अगला प्रश्न प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है प्रति। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है अन उपसर्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है भूतकालिक कृदंत। अगला प्रश्न है क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे कहते हैं काल। अगला प्रश्न है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है विस्मय बोधक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही उत्तर है पहिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका सही उत्तर है नकेल। नकेल स्त्रीलिंग है जबकि हाथी, मोती तथा पानी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है रीति अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, इसका सही उत्तर है रीत्यनुसार। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा है प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा, उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए, इसका सही उत्तर है सागर। उपर्युक्त वाक्य में सागर विशेष्य है और अगाध विश्लेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही उत्तर है क्रमवाचक। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद इस प्रकार हैं गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, क्रमवाचक विशेषण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, समुदायवाचक विशेषण जैसे दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोधक विशेषण जैसे प्रत्येक, हर एक। अगला प्रश्न है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है व्याकरण शास्त्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? इसका सही उत्तर है ठ। अगला प्रश्न है हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है, इसका सही उत्तर है ई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है च, छ, ज, झ। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, इसका सही उत्तर है दंत्योष्ठ्य। अगला प्रश्न है हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, इसका सही उत्तर है भ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है, इसका सही उत्तर है ह। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? इसका सही उत्तर है 2। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही उत्तर है डोंगरी। अगला प्रश्न है वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, इसका सही उत्तर है व्यंजन विपर्यय का। विपर्यय किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं,
इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है व्यतिरेक। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर राम का गुण चंद्रमा तथा सूर्य के गुण से आधिक्य दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका सही उत्तर है उपेंद्र वज्रा। अगला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर है बरवय। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अद्भुत रस। उपर्युक्त पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है और वे 10 गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। आचार्य भरत ने काव्य दोष भी 10 माने हैं। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? इसका सही उत्तर है भट्टनायक। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्टनायक की है। वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियां मानी हैं, अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? इसका सही उत्तर है शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। आचार्य भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? इसका सही उत्तर है सांख्य दर्शन। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया, जो इस प्रकार है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। भरत मुनि के इस सूत्र के व्याख्याकार हैं आचार्य भट्ट लोल्लट। इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद है और इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है और उसका आधारिक दर्शन मीमांसा दर्शन है। आचार्य शंकुक, इनका सिद्धांत अनुमितिवाद है और इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है और आधारिक दर्शन न्याय दर्शन है। भट्टनायक ने भोगवाद या भुक्तिवाद सिद्धांत को मान्यता दी है। इनके रस निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है और इन्होंने सांख्य दर्शन को महत्व दिया है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्त देते हुए वेदांत दर्शन को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? इसका सही उत्तर है ध्वनि। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन हैं। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थता को कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? इसका सही उत्तर है चिंतामणि की। आचार्य चिंतामणि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के प्रथम प्रकरण में ही गुणों के संबंध में विशद विवेचन किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए गुणों के महत्व पर प्रकाशन डालते हुए कहा है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थता को कवित विबुध कहत सब कोय। अर्थात विद्वान लोग उस शब्दार्थ को कविता कहते हैं जो सगुण, सालंकार और निर्दोष हो। यहाँ उन्होंने गुणों को ही काव्य में प्राथमिकता दी है। अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था,
आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? इसका सही उत्तर है भारत भारती में। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही? काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? इसका सही उत्तर है सरोज स्मृति की। सरोज स्मृति नामक कविता निराला जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से रामकथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? इसका सही उत्तर है ठाकुर प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक थे? इसका सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है नंद कुमार कोहली। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। वस्तुतः नई धारा पत्रिका में हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ आरंभ हुआ था जिसमें उपर्युक्त इंटरव्यू जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? इसका सही उत्तर है पथ के साथी। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह यामा तथा दीपशिखा काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है तुलसी राम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमचंद्र के उपन्यास कालक्रम के अनुसार इस प्रकार हैं, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी और मंगलसूत्र यह प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? इसका सही उत्तर है चौखट। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। अगला प्रश्न है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित आदि उपन्यासों के लेखक गिरिराज किशोर जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इसका सही उत्तर है इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि
गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयिनी परिणय 1887 ईस्वी को पहली कहानी माना जा सकता है। अगला प्रश्न है समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर है कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। इनका मूल नाम कैलाश सक्सेना है। अगला प्रश्न है कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? इसका सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर शर्मा जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? इसका सही उत्तर है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है। इनका पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पावन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहत मास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव आदि। कुबेरनाथ राय पहले माधुरी और विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है, शब्दिता प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति दिए गए तीनों विकल्पों में सही दी गई है, तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। अगला प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? इसका सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर है यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। अगला प्रश्न है हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? इसका सही उत्तर है मध्वाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो मित्रों इसका सही उत्तर है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। दिए गए प्रश्न में 700 से 1400 ईस्वी पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को F कर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं है? इसका सही उत्तर है शारंगधर। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया?
तो मित्रों, खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लूलाल सदल मिश्र तथा जॉन गिलक्राइस्ट ने किया, किंतु खरी या खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह विवादास्पद है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर है ठाकुर शिव कुमार सिंह। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो दोस्तों, यह था जीआईसी प्रवक्ता 2012 का व्याख्यात्मक विश्लेषण। आशा है आपने हर प्रश्न की गहराई और उसके उत्तर की शैली को अच्छी तरह समझ लिया होगा। याद रखिए, पढ़ना ही नहीं, समझकर लिखना ही सफलता की कुंजी है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जीआईसी हिंदी के बाकी वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी विस्तार से समझेंगे। और हाँ, हर बार की तरह याद रखिए, अभ्यास ही प्रतिभा को पूर्णता देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र और नई तैयारी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।